हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कल हम लोगों ने आईपीएस एफओ 2026 के लिए जो प्रीलिम्स है, इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने एग्रीकल्चर की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था। तो आज इसका दूसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास को कर लिया जहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, लेकिन वहां पर भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट करा। और एकदम इससे एग्जाम ओरिएंटेड जो आईपीएस एफओ का पैटर्न है उसी पे आधारित सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको वो क्लास अच्छा लगा होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा होगा, वो विजिट करेंगे हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहां से वीडियो को देख लेंगे। तो यहाँ पर आईपीएस एफओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये जो सीरीज है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप क्वेश्चन को देखिएगा, आप ऑप्शन को देखिएगा, आपको अंदाजा मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस क्लास में। आज दूसरा क्लास है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व एपिकल डोमिनेंस के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथिलीन, ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए, जो ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का, उसके ग्रोथ के लिए? तो जिब्रेलिक एसिड की बात करेंगे तो मैंने बताया था कल के लेक्चर में इन सारे हार्मोन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। डोरमेंसी को ब्रेक करना हो, डोरमेंसी ब्रेक, तो इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ स्टेम के इलोंगेशन में। किसके? तो स्टेम के इलोंगेशन में। साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो यहां पर ये सेल डिवीजन के लिए यूज में लिया जाता है, सेल डिवीजन। और साथ ही साथ लेटरल बर्ड के डेवलपमेंट के लिए, जो लेटरल जो ब्रांचेस होती है, साइड ब्रांचेस होती है, उसके ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है साइटोकाइनिन। लेटरल ब्रांचेस या फिर बर्ड के ग्रोथ में। इथिलीन के बारे में मैंने बताया था, ये राइपनिंग हार्मोन है, फ्रूट के राइप के लिए। फ्रूट राइप के लिए, फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है आपका इथिलीन। ऑक्सिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एपिकल डोमिनेंस की बात आएगी तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑक्सिन। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? तो ये जो स्टेम का एपेक्स वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला तना का ऊपर वाला पार्ट होता है, सूट एपेक्स, सूट एपेक्स में ये प्रेजेंट होता है। एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे तो ये स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितना भी ऑप्शन है यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। इसी तरीके से क्लास को करने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर खरीफ पल्स क्रॉप ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख खरीफ दलहनी फसल है? लेंटिल, पी मटर, चिकपी, पीजन पी, लेथायरस। तो यहाँ पर पल्स क्रॉप का नाम दिया हुआ है। रबी और खरीफ दो तरह के पल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मेजर खरीफ जो पल्स है वो यहाँ पर आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन सा है। तो मेजर खरीफ पल्स की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा पीजन पी। पीजन पी, जिसको अरहर या फिर तूर के नाम से ये जाना जाता है, तूर की दाल, ये इसका सही आंसर होने वाला है। और यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन है, लेंटिल हो गया, पी हो गया, चिकपी हो गया या फिर लिथायरस हो गया, ये सारे रबी में आएंगे। और अगर मेजर रबी पूछ दिया जाए तो फिर चिकपी आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर अरहर, तूर जो पीजन पी है, ये इसका सही आंसर होने वाला है। और साथ ही साथ ये ड्रॉट को टॉलरेंस करने का सहायता रखता है, सूखा बर्दाश्त करने का जो सहायता रखता है वो है पीजन पी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following insect pest is commonly known as the गंदी बग ऑफ राइस? धान का गंदी बग निम्नलिखित में से कौन सा कीट कहलाता है? नीला पर्वता ल्यूगेंस, लेप्टोकोर्सिया इक्वेटा, सिर्फोफेगा इंसर्टुलस, डाइक्ला डिस्पा आर्मिजेरा, निफोटेटिक्स वायरसेंस। तो यहाँ पर जो धान का इंसेक्ट पेस्ट है जो कि गंदी बग है, इसका यहाँ पर क्या नाम है, किस नाम से ये जाना जाता है? तो ये जो कीट है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, लेप्टोकोरिसा इक्वेटा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक और नाम से जाना जाता है, राइस एयर हेड बग, इस नाम से भी ये जाना जाता है। ये क्या करता है? तो जब मिल्किंग स्टेज होता है, राइस में मिल्किंग स्टेज होता है, मिल्किंग स्टेज होता है, तो इस टाइम जो दाना बनता है और दाने में जो रस होता है,
इसको ये सक करने का काम करता है, जिससे कि दाना खराब हो जाता है और फिर जो क्रॉप है इसका प्रोडक्शन कम होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स जनरली अपीयर्स फर्स्ट ऑन द ओल्डर लीफ ड्यू टू इट्स मोबिलिटी विद इन द प्लांट। पौधों में गतिशीलता मोबिलिटी के कारण निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पहले पुरानी ओल्ड जो पत्तियां होती है उसमें दिखाई देता है? कैल्शियम, बोरोन, आयरन, नाइट्रोजन, जिंक। तो पुरानी पत्तियों में यहाँ पर कौन सा न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी दिखाई देने लगता है? तो यहाँ पे पहले मोबिलिटी के बारे में जानेंगे कि यह प्लांट में कौन कौन सा यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट है वो मोबाइल है और इमोबाइल है। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट की बात करेंगे पहले। मोबाइल न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ये प्लांट में मोबाइल होते हैं। इमोबाइल की बात करेंगे, कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, आयरन हो गया। ये आपको इमोबाइल देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। प्लांट में नाइट्रोजन जो है ये मोबाइल होता है। इसमें क्या होता है, जब नई पत्तियां आने लगती है प्लांट में तो फिर जो नाइट्रोजन का स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, वो नई पत्तियों की तरफ चली जाता है। नई पत्तियां में जैसे ही जाता है तो जो पुरानी पत्तियां होती है, ओल्डर लीव्स होती है, वो फिर सूखने लगता है, येलो कलर का होने लगता है। और यही जो क्लोरोसिस होता है ये जनरल क्लोरोसिस के नाम से जाना जाता है, जो कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ म्यूरेट ऑफ पोटास। निम्नलिखित में से किस उर्वरक को सामान्यतः म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी कहा जाता है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से कौन सा उर्वरक, कौन सा फर्टिलाइजर जाना जाता है? तो यहाँ पे म्यूरेट ऑफ पोटास जो एमओपी है ये आपका पोटेशियम क्लोराइड होता है। पोटेशियम क्लोराइड जो फर्टिलाइजर होता है इसे ही म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है, एमओपी कहा जाता है। इसमें लगभग 60% यहाँ पर K2O देखने को मिलता है, इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ पर जब भी पोटेशियम फर्टिलाइजर का यूज करना होता है तो पोटेशियम क्लोराइड का ही यूज किया जाता है, एमओपी का ही यूज किया जाता है। इस चीज को भी याद रखेंगे। पोटेशियम सल्फेट जो है इसको सल्फेट ऑफ पोटास कहते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास। कहने का क्या मतलब हुआ? एसओपी। ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। ठीक है। और जो पोटेशियम फॉस्फेट है ये एक फॉस्फेटिक फॉस्फेटिक पोटेशिक फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कल्टिवेटेड राइस। खेती की जाने वाली जो धान है राइस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा ग्लैब्रिमा, ट्रिटिकम एस्टिवम, पोडियम वल्गेर और जिया मेज। तो यहाँ पे 5 क्रॉप का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना है जो कल्टिवेटेड राइस है जिसका कल्टीवेशन होता है उसका यहाँ पर साइंटिफिक नेम क्या है। तो यहाँ पे जो जिया मेज है ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये मेज का है, मक्का का। पोडियम वल्गेर की बात करेंगे तो बार्ले, बार्ले जो है इसका साइंटिफिक नेम होडियम वल्गेर होता है। टिटिकम एस्टिवम वीट का, वीट गेहूं। ओराइजा ग्लैमरिमा की बात करेंगे तो ये अफ्रीकन राइस है, अफ्रीकन राइस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन किए जाने वाला जो राइस है वो है ओराइजा सटेवा, और यही राइस का साइंटिफिक नेम होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ फॉलोइंग इंसेक्ट ऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स। निम्नलिखित में से किस कीट गण ऑर्डर में सामान्यतः पियर्सिंग एंड सकिंग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? ऑर्थोपटेरा, लेपिडोपटेरा, कोलियोपटेरा, हेमीपटेरा और डिप्टेरा। तो यहाँ पर उस ऑर्डर का नाम बताना है जिसके इंसेक्ट के जो खासियत होता है, जिसका मुखांग जो होता है, माउथ पार्ट होता है, वो पियर्सिंग टाइप का होता है, सकिंग टाइप का होता है। तो यहाँ पर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का जो माउथ पार्ट होता है ये हेमीपटेरा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कौन कौन से इंसेक्ट आता है, तो यहाँ पर जैसे कि एफिड हो गया, जैसिड हो गया, और यहाँ पर व्हाइट फ्लाई, ये तीनों जो इंसेक्ट है ये इसी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं और इनका मेन खासियत क्या है, ये पियर्सिंग करते हैं और जो भी रस होता है उसको सक करने का काम करते हैं। तो इसका जो माउथ पार्ट होता है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का होता है। बाकी के जो ऑप्शन है ऑर्थोपटेरा की बात करेंगे तो यहाँ पर च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। कैसा? च्यूइंग। लेपिडोपटेरा की बात करेंगे तो सिफोनिंग। कोलियोपटेरा की बात करेंगे तो कोलियोपटेरा में बाइटिंग और च्यूइंग दोनों देखने को मिलता है। डिप्टेरा की बात करेंगे तो स्पॉन्जिंग टाइप होता है। तो ये सारे माउथ पार्ट है, इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट होता है, इससे यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन राइस। तो धान में, राइस में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सर्वाधिक उपयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सिस्टम, मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, पॉलीपोलाइडी ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, क्लोनल सिलेक्शन। तो यहाँ पर जब धान में हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन किया जाता है तो किस तरीके का प्रणाली उपयोग में लिया जाता है? तो यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी का यूज किया जाता है। मेल स्टेरिलिटी जो सिस्टम है इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेल स्टेरिलिटी सिस्टम में भी कौन सा? तो CMS। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉमनली नॉन एज टीका डिजीज। मूंगफली में, ग्राउंडनट में टीका डिजीज निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया अल्टरनाटा के कारण, सर्कोस्पोरा स्पीसीज, पक्सेनिया अर्काडिस, जेंथोमोनास कैम्पस्ट्रीज, और जो राइजोक्टिनिया सोलेनाई है। तो यहाँ पर किसके कारण टीका डिजीज होता है जो कि ग्राउंडनट में होता है? तो यहाँ पे जो टीका डिजीज है इसको लीफ स्पॉट डिजीज भी कहा जाता है। लीफ स्पॉट डिजीज, इस नाम से भी ये जाना जाता है। चाहे यहाँ पर अर्ली लीफ स्पॉट हो, अर्ली या फिर यहाँ पर लेट हो, दोनों तरह का जो लीफ स्पॉट है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये किसके कारण होता है? ये सर्कोस्पोरा स्पीसीज के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्कोस्पोरा स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेटली क्रॉस पॉलिनेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेंड्री। निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रोटेंड्री के कारण मुख्यतः पर परागित क्रॉस पॉलिनेटेड होती है? व्हीट, राइस, बार्ले, मेज, पी। तो यहाँ पर प्लांट में दो कंडीशन देखने को मिलता है। एक होता है यहाँ पर प्रोटेंड्री और दूसरा होता है यहाँ पर प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री में क्या होता है? जो फ्लावर होता है, फ्लावर, इसका जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट क्या क्या है फ्लावर में? मेल पार्ट क्या क्या होता है? तो एंथर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टेमन। ये जो है ये पहले परिपक्व हो जाता है। जो फीमेल का पार्ट होता है, फीमेल पार्ट क्या क्या है? स्टिग्मा, या फिर इसको पिस्टिल बोल सकते हैं। इससे पहले यहां पर क्या मैच्योर हो रहा है? तो मेल पार्ट यहां पर पहले मैच्योर हो रहा है, पहले मैच्योर हो जा रहा है। तो ये भी जो कंडीशन बनता है ये प्रोटेंड्री कहलाता है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रॉस पोलिनेटेड, और जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि क्रॉस पोलिनेशन बढ़ावा मिलता है। पहले यहाँ पर मैच्योर हो रहा है तो यहाँ पर साथ में अगर मैच्योर होता तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। तो ये जो होता है ये मेज में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेज। और यही अगर आपसे पूछा जाए कि पहले अगर यहाँ पर फीमेल पार्ट जो है ये मैच्योर हो जाती है, अगर पहले फीमेल
का जो पार्ट है ये मेच्योर हो जाए तो ये प्रोटोगाइनी कहलाएगा। तो ये जो कंडीशन बनता है इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, पोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज इन राइस। धान में ग्रासी स्टंट वायरस रोग का प्रमुख वाहक वेक्टर जो है ये कौन सा है? राइस हिस्पा, ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, गंदी बग, स्टेम बोरर। तो यहाँ पर जो ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज है ये किसके द्वारा फैलता है? तो इसका जो वेक्टर है वो है ग्रीन लीफ हॉपर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन लीफ हॉपर जो है ये इसका वेक्टर है। और जब ये ज्यादा अफेक्ट करता है तो यहाँ पर हॉपन बर्न हो जाता है, हॉपर हॉपर बर्न जैसा कंडीशन बनता है, जो कि धान का जो ईल्ड है उसको यहाँ पर कम कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर नाइट्रेट रिडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में नाइट्रेट रिडक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है? जिंक, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम और बोरोन। तो यहाँ पर इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पूछ रहा है, माइक्रो नॉट माइक्रो। तो यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्शन के लिए प्लांट में जो सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है वो कौन सा है इन पांचों में से? तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस क्लास से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए इस क्लास को कीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए क्लास को कीजिएगा तो आप इंगेज रहिएगा, आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है नाइट्रेट रिडक्शन के लिए वो है मोलिब्डेनम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोलिब्डेनम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शन है उसको भी देखेंगे। जैसे जिंक की बात करेंगे तो जिंक का यूज किस में होता है? तो ऑक्सीन के सिंथेसाइज में, ऑक्सीन सिंथेसाइज में इसका यूज होता है। और यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर की बात करेंगे तो इंजाइम एक्टिवेशन के लिए, इंजाइम एक्टिवेशन के लिए यूज में होता है। और यहाँ पे आयरन की बात करेंगे तो ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस में, इसके क्लोरोफिल सिंथेसिस, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मोलिब्डेनम हम लोग देख लिए नाइट्रो रिडक्शन के लिए। और जो बोरॉन की बात करेंगे तो पॉलन जर्मिनेशन के लिए, पॉलन जर्मिनेशन। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन से हम लोग सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। इन सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर इसका पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज कमर्शियली प्रोपगेटेड थ्रू बडिंग। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस फसल का व्यवसायिक जो प्रवर्धन है, प्रोपगेशन है, वो बडिंग के द्वारा होता है? बनाना, पपाया, सिट्रस, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर अगर बडिंग की बात करेंगे तो किसमें प्रोपगेशन जो है वो बडिंग के द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीट्रस। सीट्रस में किस तरह का बडिंग होता है? तो टी बडिंग। टी बडिंग जो है ये सीट्रस में देखने को मिलता है। बनाना की बात करेंगे तो बनाना में क्या होता है? सकर्स या फिर टिश्यू कल्चर, सकर्स के थ्रू यहाँ पर होता है प्रोपगेशन या फिर टिश्यू कल्चर। कल भी हम लोगों ने देखा था। पपाया की बात करेंगे तो पपाया में सीड के द्वारा प्रोपगेशन होता है। पाइनएप्पल की बात करेंगे तो सकर्स या फिर स्लिप, इसमें क्या होता है? इसमें भी सकर्स से होता है या फिर स्लिप, इसके द्वारा यहाँ पर प्रोपगेशन होता है। स्ट्रॉबेरी रनर्स, पहला ही क्वेश्चन देखा था इस सीरीज का हम लोगों ने, रनर्स के द्वारा जिसमें प्रोपगेशन होता है वो है स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर था सिट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग सिस्टम इज मोस्ट इफेक्टिव इन मेंटेनिंग सोइल फर्टिलिटी थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रणाली सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, मोनोक्रॉपिंग ऑफ व्हीट, कंटिन्यूअस राइस कल्टीवेशन, सीरियल पल्स क्रॉपिंग सिस्टम, कंटिन्यूअस मेज कल्टीवेशन, सोल सुगर केन क्रॉपिंग। तो यहाँ पर ऐसा कल्टीवेशन करना है, कौन सा यहाँ पर जो फसल प्रणाली है वो सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, कि सोइल में फर्टिलिटी बना रहे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होते रहे। तो किस तरीके का यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम अपनाएंगे?
तो जब भी यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे, सोइल को फर्टिलिटी मेंटेन करने की बात करेंगे, वहां पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जिक्र आएगा, तो हमेशा यहाँ पर पल्स क्रॉप को चूज करेंगे। तो सीरियल के साथ अगर यहाँ पर पल्स का ऑप्शन है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सीरियल पल्स इस तरीके से अल्टरनेटिंग सिस्टम में अल्टरनेट करके यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं, जिससे कि यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। पल्स में यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है ये आसानी से हो पाता है, जिससे कि यहाँ पर जो सोइल का फर्टिलिटी है, सोइल फर्टिलिटी है ये मेंटेन रहता है, और यहाँ पर जो यील्ड है वो अच्छा देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय उस्टिलियागो ट्रिटिकाई। गेहूं का निम्नलिखित में से कौन सा रोग उस्टिलियागो ट्रिटिकाई द्वारा होता है? स्टेम रस्ट, लूज स्मट, करनाल बंट, स्ट्रीप रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू। तो उस्टिलियागो ट्रिटिकाई के द्वारा जो होने वाला जो रोग है वो है आपका लूज स्मट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लूज स्मट उस्टिलियागो ट्रिटिकाई के कारण होता है, जो कि गेहूं का डिजीज है, जो कि एक सीड बोर्न फंगल डिजीज है। सीड बोर्न फंगल डिजीज गेहूं का वीट में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लूज स्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज नॉन एज द क्वीन ऑफ मिल्क ब्रीड इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल को क्वीन ऑफ मिल्क ब्रीड्स कहा जाता है? गिर, रेड सिंधी, थारपारकर, साहिवाल और कांकरेज। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ मिल्क ब्रीड के नाम से कौन सा यहाँ पर जो कैटल का ब्रीड है वो जाना जाता है? तो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ मिल्क ब्रीड के नाम से जानी जाती है वो है आपका साहिवाल। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, साहिवाल। तो यहाँ पर साहिवाल को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। साहिवाल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको जान लेंगे। ये एक मिल्क ब्रीड काव है जो कि क्वीन ऑफ मिल्क ब्रीड के नाम से जाना जाता है। इसका ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन प्लेस जो है वो है पंजाब। वो भी कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला। इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है ये? तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी, राजस्थान हो गया। तो ये सारा रीजन में ये देखने को मिलेगा। कैरेक्टर कलर की बात करेंगे तो कलर कैसा है इसका? तो रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कहने का मतलब है कि लाल भूरा, लाल भूरा। ठीक है। इसकी और क्या बात करेंगे इसमें? तो बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी कैसा है? तो हेवी है, बॉडी हेवी, लूज स्किन देखने को मिलता है। ये इसका खासियत है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो क्वीन ऑफ मिल्क ब्रीड के बारे में पूछ रहा था तो साहिवाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज वाइडली यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। अनानास पाइनएप्पल में पुष्पन प्रेरित इंड्यूस फ्लावरिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एबीए और जिब्रेलिक एसिड। तो यहाँ पर बताना है आपको, पाइनएप्पल जो है इसमें यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फ्लावरिंग को इंट्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पर किस तरीके का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर क्रॉप को मेंशन किया गया है, कौन सा क्रॉप? फ्रूट क्रॉप पाइनएप्पल। तो यहाँ पर अगर फ्लावरिंग को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज किया जाता है वो है इथिलीन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स बिलोंग टू द ऑर्डर कोलियोपटेरा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट कोलियोपटेरा गण से संबंधित है? एफिड, बटरफ्लाई, बीटल, हॉर्सफ्लाई और ग्रासहोपर। तो कोलियोपटेरा यहाँ पे जो ऑर्डर है इससे यहाँ पर कौन सा इंसेक्ट बिलोंग करता है? तो जो कोलियोपटेरा है इसको बीटल्स का ऑर्डर कहते हैं, यहाँ पर बीटल पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बीटल इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा इंसेक्ट ऑर्डर है, इस चीज को भी याद रखेंगे। जो कोलियोपटेरा है ये सबसे बड़ा इंसेक्ट ऑर्डर, ठीक है। एफिड्स की बात करेंगे तो एफिड किस फैमिली से आती है, किस ऑर्डर से आती है? तो ये हेमीपटेरा, मैंने बताया था।
हेमीपटेरा, हेमीपटेरा में और क्या आता है, तो जैसिड हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में ही। बटरफ्लाई की बात करेंगे तो लेपिडोपटेरा, इसका जो सही आंसर होगा वो है लेपिडोपटेरा। ठीक है, हॉर्स फ्लाई की बात करेंगे तो डिप्टेरा, डिप्टेरा फैमिली से बिलोंग करता है। और ग्रासहोपर की बात करेंगे तो ऑर्थोपटेरा, ऑर्थोपटेरा। तो इन सब के इंसेक्ट को याद रखेंगे, इसका जो ऑर्डर है इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। कृषि फसलों में सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इंक्रीजिंग सीड साइज, मेंटेनिंग जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड, इंक्रीजिंग सीड मॉइस्चर कंटेंट, इनहेंसिंग फर्टिलाइजर इफिशियंसी, रिड्यूसिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ काफी अच्छा क्वेश्चन सीड साइंस से पूछा जा रहा है कि सीड का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो इसका यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है यहाँ पर जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड। जो फार्मर्स है उनके तक यहाँ पर प्योर क्वालिटी का जेनेटिक प्योरिटी, यहाँ पे जो जिसका अच्छा रहे वैसा सीड को यहाँ पर प्रोवाइड करना है, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, जो सीड है इसके स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करना है और बेहतर उत्पादन के लिए यहाँ पे सीड को प्रोवाइड करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर रोग का कारक जीव कौन है? अल्टरनेरिया सिट्राई, जेंथोमोनास सिट्राई, कोलेक्टोट्राइकम, फाइटोपथेरा, निक्टोनिया, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो सिट्रस कैंकर है ये कैसा डिजीज है? तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, इस चीज को भी याद रखेंगे, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसका जो कारक है वो है आपका जेंथोमोनास सिट्राई। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसमें क्या होता है, जो पत्तियां हैं, ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, फल है, ये यहाँ पर इनमें घाव होने लगता है। जितनी भी लीफ है, ब्रांचेस है, या फिर यहाँ पे जो फ्रूट हो गया, इनमें घाव पैदा हो जाता है और यहाँ पर जो ये डिजीज है ये तेजी से फैलने लगता है और यहाँ पर जो फल है वो खराब होने लगता है, सिट्रस का जो उत्पादन है उसको कम कर देता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, जेंथोमोनास सिट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका लैक्टोज। लैक्टोज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लैक्टोज जो है ये एक मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर है और मिल्क का मेन कार्बोहाइड्रेट है, मेन कार्बोहाइड्रेट है। इस चीज को भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पर बच गए जैसे कि सुक्रोज हो गया, तो ये केन शुगर है, केन शुगर के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज जो है ये ब्लड शुगर है। माल्टोज की बात करेंगे तो ये माल्ट शुगर है। फ्रुक्टोज की बात करेंगे तो ये फ्रूट शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कॉमनली यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर क्रॉप इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सामान्यतः ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में उगाई जाती है? व्हीट, मस्टर्ड, ढैंचा, बार्ले और लिंसीड। तो यहाँ पे ग्रीन मैन्योर के रूप में इंडिया में कौन सा क्रॉप उगाया जाता है? तो जब भी ग्रीन मैन्योर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ढैंचा होगा। ढैंचा का यहाँ पर साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो क्या है? तो सिसबेनिया, सिसबेनिया एक्युलाटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इस चीज को याद रखेंगे। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को ये बढ़ाने का काम करता है।
और ग्रीन मैन्योर के रूप में यूज किया जाता है, इसका क्रॉपिंग होता है। तो ये ढांचा है। व्हीट यहाँ पर फूड ग्रेन है। मस्टर्ड यहाँ पे ऑयलसीड क्रॉप है। बार्ले की बात करेंगे तो ये भी सीरियल क्रॉप है। और लिनसीड की बात करेंगे तो ये भी आपका ऑयलसीड में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ ट्रैप क्रॉप फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। कृषि क्षेत्रों में हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित में से किस फसल का सर्वाधिक उपयोग ट्रैप क्रॉप के रूप में किया जाता है? व्हीट, सोरघम, मेरीगोल्ड, बार्ले, ओट्स। तो यहाँ पे जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कौन सा क्रॉप को उगाया जाता है ट्रैप क्रॉप के रूप में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड जो है ये हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को आकर्षित करता है और जो मेन क्रॉप है उसको यहाँ पर बर्बाद होने से बचाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरीगोल्ड। और इसका यूज कहाँ करते हैं? तो टोमेटो हो गया या फिर कॉटन हो गया, यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो कहाँ कहाँ? टोमेटो, टमाटर में, और जो कॉटन है इसके फील्ड में मेरीगोल्ड लगाकर जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है इसको अपनी तरफ अवशोषित करती है, आकर्षित करती है, और टमाटो और कॉटन इसको खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटीपी एंड प्लेज अ की रोल इन एनर्जी ट्रांसफर विद इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एटीपी का प्रमुख घटक है तथा पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर। तो यहाँ पर एटीपी की बात करेंगे तो एटीपी में यहाँ पर फॉस्फोरस उपस्थित होता है। कौन? तो फॉस्फोरस। ये क्या काम करता है? तो ये ऊर्जा स्थानांतरण का काम करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो रूट है, जड़, इसके विकास में भी ये हेल्पफुल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोरस। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे तो नाइट्रोजन का जो काम है ये प्रोटीन सिंथेसिस का है। प्रोटीन सिंथेसिस। पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम यहाँ पर एंजाइम एक्टिवेशन के लिए यूज में लिया जाता है। एंजाइम एक्टिवेशन। कैल्शियम की बात करेंगे तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन में। सल्फर की बात करेंगे तो ये अमीनो एसिड फॉर्मेशन में। किस चीज के? तो अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन यहाँ पर समझ में आया होगा कि एटीपी के रूप में यहाँ पे फॉस्फोरस का यूज किया जाता है, जो कि एनर्जी ट्रांसफर के लिए काफी यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किस विशेषता से संबंधित है? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट फ्लाई, रेसिस्टेंस अगेंस्ट बॉलवॉर्म, रेसिस्टेंस अगेंस्ट एफिड, रेसिस्टेंस अगेंस्ट जैसिड, और रेसिस्टेंट अगेंस्ट माइट्स। तो ये किसके अगेंस्ट यहाँ पर रेसिस्टेंट है? तो यहाँ पे जो बीटी है, बैसिलस थ्रोनजेनेसिस, ये बॉलवॉर्म के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसी के कारण यहाँ पर जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो हाई हुआ। 2002 में इसकी शुरुआत की गई। जो बीटी कॉटन है इसका यहाँ पर कल्टीवेशन व्यवसायिक रूप से कमर्शियल तरीके से होने लगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ शीप इज फेमस फॉर कारपेट वुल प्रोडक्शन इन इंडिया। एनिमल हस्बेंड्री का काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कालीन ऊन, कारपेट वूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? डेकानी, मारवाड़ी, नाली, चोकला और गड्डी। तो यहाँ पर कारपेट वूल के प्रोडक्शन के लिए जो शीप का रेयरिंग किया जाता है, जो अच्छा ब्रीड माना जाता है वो है मारवाड़ी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ी। और ये कहाँ का नस्ल है? तो ये राजस्थान का है। ये राजस्थान का है और ये कारपेट वूल के लिए फेमस है। इस चीज को भी याद रखेंगे। शुष्क क्षेत्रों में अच्छा तरीके से ये रह सकता है। और यहाँ पे जो बाकी का ऑप्शन है, जिसमें अगर डेकानी की बात करेंगे तो डेकानी का क्या है? ये मीडियम क्वालिटी का वूल देता है।
मीडियम क्वालिटी का। चोकला की बात करेंगे तो इससे फाइन वूल प्राप्त होता है, सबसे जो फाइन वूल है इंडिया में वो चोकला से प्राप्त होता है। गद्दी की बात करेंगे तो ये हिमालयन ब्रीड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर था वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ी, जिसका यूज जो है वो कारपेट वूल के लिए, जो कारपेट वूल के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन जनरली प्रोवाइड्स द हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि सामान्यतः सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता, जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, प्रदान करती है। चेक बेसिन इरिगेशन, बॉर्डर इरिगेशन, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। तो यहाँ पर अगर हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करेंगे, जल उपयोग दक्षता है जिसका सबसे ज्यादा होता है, वो किसका होता है। तो यहाँ पे वाटर यूज एफिशिएंसी जो सबसे ज्यादा है वो है ड्रिप इरिगेशन का। इसका जो ऑप्शन नंबर ई है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, बूंद बूंद करके जो जड़ें होती है वहां पर वाटर का सप्लाई किया जाता है, और इस तरीके से जो वाटर है इसका बर्बादी कम होता है, पानी का बर्बादी कम होता है, वाष्पीकरण कम होता है, बहाव से ये कम इधर उधर फैलता है, और यहाँ पर वाटर का अच्छे तरीके से इफिशियंटली यूज होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, ड्रिप इरिगेशन। चेक बेसिन इरिगेशन करेंगे तो वाटर लॉस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बॉर्डर इरिगेशन की बात करेंगे तो इफिशियंसी कम है। फरो इरिगेशन की बात करेंगे तो ड्रिप से थोड़ा कम इफिशियंट है। स्प्रिंकलर की बात करेंगे तो इफिशियंट है, पर ये भी ड्रिप से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वीड कंट्रोल इज इन ट्रांसप्लांटेड राइस अंडर इंडियन कंडीशन। भारतीय परिस्थितियों में रोपित धान ट्रांसप्लांटेड राइस में खरपतवार जो नियंत्रण है की सबसे सामान्य विधि कौन सी है। क्रॉप रोटेशन, हेड वीडिंग, डीप प्लाउइंग, मल्चिंग और बर्निंग। तो यहाँ पर जो ट्रांसप्लांटेड राइस है, रोपी धान है, इसमें अगर खरपतवार आ जाते हैं तो फिर इसका नियंत्रण है वो किस तरीके से करते हैं, किस मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर हैंड वीडिंग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हैंड वीडिंग। हैंड वीडिंग के थ्रू यहाँ पर खरपतवार जो है इसको नियंत्रण किया जाता है। तो ये था क्लास 2। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। यहाँ पर भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कवर किया। ये क्लास ऐसे ही चलने वाला है, डेली आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम क्या टारगेट करना है, तो आईपीएस एफओ का जो प्री है, जहां पर एग्रीकल्चर का पोर्शन आने वाला है, उसको टारगेट करते हुए इस क्लास को बनाया गया है। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है जो आईपीएस एफओ का पेपर दे रहे हैं वो इस क्लास को कीजिए, क्लास के एंड तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, ऑप्शन को देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। कितना स्कोर कर पा रहे हैं 30 में से वो आप बताइए, और किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे आप वीक है उस पर फिर कमांड हासिल कीजिए। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। इसका जो पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, वो आपको एग्री टू कल्चर फैमिली जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके सीधे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला जो क्लास है वो भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।